हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। आपको पता है हमने लास्ट पार्ट में पार्ट 4 के अंदर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर क्या होती है, आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं। जिस पार्टिकल से आपकी आइडल बॉडी से रेडिएशंस एमिट होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। और जब ये रेडिएशंस एमिट होने के बाद आपकी क्या करती हैं, किसी भी बॉडी से एमिटेड होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। अब हमने इसके अंदर स्टडी किया था लास्ट में ग्राफ को लेके कि हमने ये बताया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वेवलेंथ की, ठीक है, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस भी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। ये ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, सॉरी। तो उसमें कहता है कि ये रीच करता है जब मैक्सिमम वैल्यू पे गिवन वेवलेंथ पे, तो वहाँ पे ये क्या करता है, आपका एक पॉइंट पे पहुँचने के बाद आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब कहता है जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है ना, कैन नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियोरी ऑफ लाइट। कहता है कि इस वेव थियोरी के बेसिस पे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्लासीफाई करना, एक्सप्लेन करना इजी नहीं है, या आप ये कह सकते हो सेटिस्फाइड नहीं है। प्लांट सजेस्टेड दैट एटम एंड मॉलिक्यूल कुड एमिट एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटी। अब कहता है कि एटम और मॉलिक्यूल जब एनर्जी को एमिट करते हैं ना, तो वो एक क्वांटिटी में एमिट करते हैं, नॉट इन ए कंटिन्यूअस मैनर। वो कहता है कि वो लगातार इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे, वो एक क्वांटिटी के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि प्लांक गिव द नेम ऑफ क्वांटम। अब कहता है प्लांक्स ने उसका क्या नाम दिया, क्वांटम नाम दिया। इसके अंदर क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कोई सरफेस है, मैं यहाँ से इस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवा रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाने पे जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, वो एक रेगुलर मैनर में नहीं निकल रहे, उनके बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, ठीक है। और ये जो निकल रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या बोला है, क्वांटम बोला है, ठीक है। अब जो स्मॉलेस्ट एनर्जी यूज की गई है इसमें एमिट या एब्जॉर्ब करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कहता है जो एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी फ्रीक्वेंसी की होती है। तो जो आपकी एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपको पता लग गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह। तो एच क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट। एक्स क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। अब कहता है इस थियोरी पे प्लांक्स एबल करता है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन। आपकी रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी ब्लैक बॉडी की, जब वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्या करती है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे क्या करती है, मेजर करती है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट में हमने समझ आया आपको कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास कोई बॉडी है, उससे रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, आपकी जो रेडिएशंस एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा उसे ब्लैक बॉडी। जब ये रेडिएशंस किसी बॉडी से निकलेंगी, एमिट होंगी, तो दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बेसिस पे हमने इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ चेक किया था कि एक मैक्सिमम पीक पे पहुंचने के बाद ये क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद उसने बताया था कि जो एनर्जी होती है ना, वो एक रेगुलर मैनर में नहीं निकलेगी, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट में या डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर निकलेगी, जिससे उसने क्या नाम दिया था, क्वांटम नाम दिया था। उसने ये बोला कि जो एनर्जी है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, दैट इज E इज इक्वल टू एच म्यू। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1887 में हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया गया था किसी भी मेटल के साथ। इलेक्ट्रिक करंट है, कौन कौन सी मेटल ले सकते हैं आप, पोटाशियम, रुबीडियम, सीसियम। जब इसने एक्सपोज करा बीम ऑफ लाइट को, तो फिनोमिना क्या कहलाता है आपका, यही फिनोमिना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। कैसे, देखो इन्होंने क्या करा, इस तरह से एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर एक मेटल का सरफेस लिया और यहाँ से एक लाइट उस पर क्या करी, स्ट्राइक कराई। लाइट स्ट्राइक करी तो यहाँ से क्या निकले हैं, इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने का तरीका क्या, उसने यहाँ पे क्या लगा दी, एक प्लेट लगा दी, ठीक है। कौन सी प्लेट लगाई, जिसपे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और वो किससे कनेक्टेड थी, एमीटर से। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपका करंट फ्लो कर रहा है, मेटल के सरफेस से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे आपके, जैसे ही इसमें आपका क्या करेगा, इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ना, तो ये आपका एमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देनी शुरू करेगा। इक्विपमेंट फॉर स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ए क्लीन मेटल सरफेस इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर।
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जाते हैं मेटल के सरफेस पे और काउंटेड किया जाता है डिटेक्टर के साथ और उनकी काइनेटिक एनर्जी को चेक किया जाता है। अब यहाँ पे बात की गई है मैक्स प्लांक्स की। ये एक जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने पीएचडी रिसीव करी थी थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुनैक इन्हें क्या करता है 1879 में। 1888 के अंदर इन्होंने एक अपॉइंटेड किया गया था डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, जहाँ पे इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के अंदर क्या कहता अथॉरिटी दी गई थी। प्लैंक्स वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला 1918 में क्वांटम थियरी के ऊपर। प्लैंक्स ने क्या करा था, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बताया था थर्मोडायनेमिक और एरिया ऑफ फिजिक्स के अंदर। इन्होंने कहा था कि जो मेरी थियरी है प्लैंक्स क्वांटम थियरी, वो सिर्फ फिजिक्स में अप्लाई नहीं होती, वो केमिस्ट्री में भी अप्लाई होती है। अब इसी को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये जो रिजल्ट ऑब्जर्व हो रहा है एक्सपेरिमेंट का, सबसे पहला द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। कहते हैं इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से जब टकराएंगे तो उससे पहले बीम ऑफ लाइट क्या करेगी, आपकी टकराएगी। There is a no time lag between the striking of beam of light या ejector of electron from the metal surface। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल के सरफेस से इस तरह से टकरा रहे हैं ना, या बीम ऑफ लाइट उससे टकरा रही है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई सेकंड्स का अंतर नहीं है। मान लो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ से बैटरी लगी है हमारी, ठीक है, बैटरी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है। इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है ना, वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। लाइट आपकी जितनी चमकदार होगी ना, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके। आगे कहता है हर एक मेटल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, म्यू नोट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। बिलो करती है विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाता। एट ए फ्रिक्वेंसी म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नोट, मतलब आपकी जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है वो बड़ी होती है किससे, मिनिमम फ्रिक्वेंसी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट किए जाता है कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चल जाएगी। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ आ गई, इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। All the above result could not be explained on the basis of law of classical physics। सारे के सारे जो लॉ हैं आप उन्हें क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द लेटर द एनर्जी कंटेन टू द बीम ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, क्योंकि लास्ट में हमें ये पता लगा है कि जो एनर्जी कंटेंट हो रही है ना बीम ऑफ लाइट की, वो उसकी चमक पे डिपेंड करती है। तो दूसरे शब्दों में कहता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एसोसिएट होगी, और आपकी ब्राइटनेस ऑफ लाइट क्या करेगी, उस पर डिपेंड करेगी। तो अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ आ गई, क्या है यहाँ पे कि आपके नंबर ऑफ क्या है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्राइटनेस के, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट थ्रू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो ब्राइटनेस पे डिपेंड करते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और ना ही इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती चल जाएगी। अब यहाँ पे कहता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो एक जर्मन अमेरिकन फिजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सालों पहले क्या करा था, ग्रेट फिजिस्ट माना जाता है। ये 3 रिसर्च पेपर थे इनके, रिलेटिविटी के, ब्राउनिन मोशन के और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो 1905 में पब्लिश किए गए थे। वो एक एम्प्लॉय थे, टेक्निकल असिस्टेंट थे स्विस पेटेंट ऑफिस के अंदर बर्नर में, और वो इन्फ्लुएंस थे किससे, डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स से। उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में 1921 के अंदर, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर मैं शाइन ऑफ पीस ऑफ पोटाशियम की मेटल की बात करती हूँ 4 आवर्स, बट उसमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, तो एज सोन एज इवन ए वेरी वीक येलो लाइट, आपको बहुत बारीक सी येलो लाइट क्या दिखाई देगी, पोटाशियम मेटल की दिखाई देगी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होती है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। आइंस्टाइन वॉज एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थियरी।
आइंस्टाइन एबल थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे क्या करा था, यूज करके क्या करा था, एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज स्टार्टिंग पॉइंट, उन्होंने माना था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है या केंद्र बिंदु है। सबसे पहले उन्होंने कहा शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट ऑन ए मेटल सरफेस कैन, उन्होंने कहा जो बीम ऑफ लाइट शाइन कर रही है सरफेस पे, बी व्यूड एज शूटिंग ए बीम ऑफ पार्टिकल, तो आप बीम ऑफ पार्टिकल को भी देखो जिन्हें क्या जाता है, फोटोन कहा जाता है। व्हेन ए फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन एट द एटम ऑफ मेटल, कहता है जब भी कोई फोटोन सफिशिएंट एनर्जी के साथ किसी मेटल के साथ टकराएगा ना तो वो ट्रांसफर करेगा अपनी एनर्जी को इंस्टेंटली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विदाउट एनी टाइम डिले और डिले। कहता है जैसे मैंने आपको बताया ये जो मेरे पास फोटोन है ना, जब ये इससे टकरा रहा है ना, टकराने में जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहता है कि ना ज़्यादा देर होगी ना ज़्यादा जल्दी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी फोटोन की होगी उतने ही ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाती है, फ्रीक्वेंसी के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। स्ट्राइकिंग फोटोन हैज कैरिड इक्वल टू एच म्यू, मिनिमम एनर्जी को आप मान सकते हो एच म्यू नॉट। तो अगर आप इसमें डिफरेंस निकालना चाहो तो डिफरेंस निकलेगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। जब हम इस काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे डिपेंड कर जाती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट हाफ एम ई वी स्क्वायर। अब यहाँ पे कहता है कि जो मेरे पास मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी है, लास्टली मेरे पास एक मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट है जो लार्ज नंबर ऑफ फोटोन अपने अंदर कंटेन करती है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं ना वो लार्जर है एज कंपेयर टू दैट इन एक्सपेरिमेंट इन विच ए बीम ऑफ वीकर इंटेंसिटी इज इम्प्लॉय। कहता है कि जिसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इंटेंस बीम ऑफ लाइट ज़्यादा है, अगर आप उसे किसी और के साथ कंपेयर करोगे तो उसकी बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ वीकर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी आपकी, वीक हो जाएगी। नेक्स्ट आगे आ जाता है आपका ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब कहता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ड्यूल बिहेवियर कैसे करती हैं। तो पार्टिकल नेचर लाइट क्या करता है, पास करता है एक डिलेमा। डिलेमा का मतलब क्या होता है, द्वंद्व या किसी चीज़ का आपको हाँ या ना में उत्तर ना पता हो। जैसे आप एग्जाम में बैठे हो और आपको लगता है कि उसके एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं तो वो डिलेमा है। ऑन द अदर हैंड दूसरे हैंड पे अगर हम बात करते हैं तो कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप एक्सप्लेन करोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करती हूँ तो इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द नॉन वर बिहेवियर ऑफ लाइट। तो ये क्या है, नॉन बिहेवियर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करता, ये अकाउंट करता है फिनोमेना इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के बारे में। द अदर ओनली वे टू रिजॉल्व द डिलेमा वाज टू एक्सेप्ट द आइडिया दैट लाइट पोजेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अगर आपको अपना द्वंद्व या अपनी जो प्रॉब्लम है या जो डाउट है वो दूर करना है तो आपको पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। लाइट क्या करती है, ड्यूल बिहेवियर दिखाती है, वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। लाइट जब बिहेव करती है वेव और स्ट्रीम पार्टिकल्स के साथ तो रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं मैटर की, और जब ये डिस्प्ले करती हैं पार्टिकल की प्रॉपर्टीज कंट्रास्ट होती है वेव लाइक प्रॉपर्टीज के अंदर, जहाँ पे ये क्या करता है आपका प्रोपेगेट करता है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अलाइन होता है साइंटिस्ट का वो क्या कहलाता है आपका अबाउट मैटर एंड its radiation. It took them long time to become convinced of its validity. आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा इस चीज़ को कन्विंस करने के लिए कि हमारी रेडिएशन निकली है या नहीं निकली, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, वेव नेचर दिखा रही है या नहीं दिखा रही। तो एज यू सी अर्लियर दैट some microscopic particles like electron also exhibit the wave particle duality. अब हम मूव करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। आपने इसके अंदर फॉर्मूला स्टडी करे जो मैंने साथ साथ आपको बताए हैं। एक फॉर्मूला अभी करा हमने, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के वहाँ पे क्या लग गया था आपका प्लांक्स कांस्टेंट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी 5 आपका क्या आ जाता है इनटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो एनर्जी क्या होती है एच म्यू, एच क्या आपके पास 6.6 10⁻34 फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, आप दोनों की मल्टीप्लाई करो एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास एक बल्ब है 100 वाट का और वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है और वो वेवलेंथ उसकी 400 नैनोमीटर है। तो कैलकुलेट करो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना जब भी आपको किसी के नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, सबसे पहले पावर वाट में आप उसे जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो। एनर्जी फोटोन की क्या होती है ई एच म्यू। अब जो म्यू होता है वो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ, मतलब सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया आपके पास,
आपको वेवलेंथ दी हुई है, सी आपको पता है, एच की वैल्यू आपको पता है। अब यहाँ से क्या आ गया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए क्या करना है, तो आपके पास जो पावर है ना, आप उसको क्या करोगे, एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स निकल जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ की 300 नैनोमीटर पे फॉल करती है सरफेस ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रॉन एमिट करता है विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.6 10 की पावर 5 जूल पर मोल। अब यहाँ पे कहता है जो मिनिमम एनर्जी नीड होती है रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो कितनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे, एच म्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये एनर्जी है आपकी, एच आपके पास वैल्यू है, सी आपके पास है लैम्डा, वेवलेंथ आपको दी है 300 नैनोमीटर, पुट कर दिया आपने। 1 मोल की एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपके पास एनर्जी आई है उसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आपके पास वैल्यू आई है उसमें क्या करना है, आपको जो एमिटेड एनर्जी दी है काइनेटिक एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन्स की, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मिनिमम एनर्जी आ जाएगी। अब कहता है जो मिनिमम एनर्जी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की आई है, उसको इन्होंने क्या करा, एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। अब यहाँ पे h की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, c की वैल्यू आपको पता है। अब e हमने यहाँ से क्या निकाली, 3.84 10 की पावर 19, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये मैक्सिमम आपके पास क्या आ गई वेवलेंथ। तो ये कोरस्पॉन्ड क्या करती है, आपको ग्रीन लाइट को कोरस्पॉन्ड करती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट क्या करते हैं, किसी मेटल की हमारी 7.0 10 की पावर 14 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, ठीक है, उसकी वेवलेंथ आपको दी हुई है। तो सबसे पहले आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी क्या है, हाफ mv², बट वो किसके बराबर है, आपकी एनर्जी के। तो एनर्जी में आपका क्या कहता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई, तो आपकी म्यू माइनस म्यू नोट आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। अब तक मैं आपसे बताती हूँ मैंने जितने टॉपिक आपको करवाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मैंने आपको करवाया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार, आइसोटॉप, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल की डेवलपमेंट, बोहर मॉडल नहीं दिया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद हमने स्टडी करा प्लांक्स क्वांटम थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट आज हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और विद न्यूमेरिकल। आगे कल हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रा, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब तक मैंने जितना चैप्टर आपको करवाया, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, मेरा कंटेंट आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।